नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आर एस बाबा पर। दोस्तों, कहते हैं कि दिया बुझने से पहले एक बार जरूर फड़फड़ाता है। ये कहानी है यूएसए के साथ में। यूएसए अभी मिडिल ईस्ट के अंदर काफी कोशिश कर रहा है कि वो ज्यों की त्यों बना रहे, मतलब उसका प्रभाव जो है वो उस तरीके से बना रहे। लेकिन आगे आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि यूएसए का जो इन्फ्लुएंस है वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूएसए जिस तरीके से इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा है वो राज कहीं ना कहीं समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ईरान के जो प्रमुख हैं इब्राहिम रईसी वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद उन्होंने कई डील्स की हैं, एमओयू साइन किया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस अप्लाई किए हैं वो क्या पाकिस्तान मानेगा? तो चलिए शुरुआत करते हैं। ईरान पाकिस्तान अर्जेस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इजराइल। तो बेसिकली ईरान और पाकिस्तान ने कहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि वो इजराइल के खिलाफ एक्शन ले। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि इजराइल के खिलाफ यूएन जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन लेगा? तो इसका जवाब है नहीं। यूएन कहीं भी कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लेने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएन जो है वो भी रूल करता है कैपिटलिस्ट कंट्री के दबाव के अंदर। जैसे यूएसए है, कनाडा है, यूरोपियन कंट्री जो है उनके दबाव में कहीं ना कहीं काम करता है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक इशू जो है वो रेज किया था कश्मीर को लेकर कि ईरान के, आपको पता है कि प्रमुख जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और वहां पर कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जिक्र किया। लेकिन ईरान को पता है कि अगर वो इस मामले में बीच में आता है तो कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ईरान के ग्वादर पोर्ट पर जो डेवलपमेंट है वो इंडिया के द्वारा किया गया है और इंडिया से दुश्मनी मोल लेकर वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए कश्मीर के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जो है वो एक बैकफुट पर जो है वो दिखाई दे रहा है ईरान। लेकिन यहां पर कश्मीर के मुद्दे पर कहीं भी ईरान जो है वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन शहबाज शरीफ जो है वो एक वार्म वेलकम कर रहे हैं इब्राहिम रईसी का। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों का एक कह सके कोऑर्डिनेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज वॉर्न, यानी कि यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में वॉर्न किया है पाकिस्तान को ऑफ द रिस्क सैंक्शंस आफ्टर द प्रॉमिस ग्रेटर सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन विथ ईरान। बेसिकली क्या है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी वो विजिट कर रहे हैं कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। तो उनको पता है यूएसए को कि कहीं ना कुछ एमओयू जो है वो जरूर साइन होंगे और इसका इंपैक्ट जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन यूएसए जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस क्यों अप्लाई करना चाहता है उसका रीजन हम लोग आके देखेंगे। लेकिन आप लोग को पता है कि 19 अप्रैल को इब्राहिम रईसी जो है उनका जन्म दिवस होता है। इससे पहले ही 13 अप्रैल के दिन, मैं पूरी कहानी आप लोग के सामने रखता हूं कि 13 अप्रैल के दिन जो है वो ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। लेकिन इसके ऊपर ईरान ने यह कहा था कि 1 अप्रैल को सीरिया के अंदर जो ईरान के सैनिक थे उनके 13 कमांडर जो है वो मार गिराए थे इजराइल ने। और उसके बाद ही ईरान ने डिसाइड किया था कि हम इसका बदला लेंगे, और 13 अप्रैल के दिन ईरान ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर और ये कहा था कि हमने अपना बदला जो है वो पूरा कर लिया है। लेकिन इजराइल कहता है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए 19 अप्रैल को इब्राहिम रईसी के जन्म दिन के ऊपर इजराइल ने जो है वो अटैक किया ईरान के ऊपर। तो देखिए अब बदला चलता रहेगा। मेरा कहना यह है कि यूएसए जिस तरीके से एग्रेसिव तरीके से पूरे विश्व के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं यूएसए की छवि जो है वो अब बिल्कुल खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 8 सालों के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि ईरान के जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, वो विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बायलैटरल ट्रेड के लिए। ये ट्रेड जो है वो $10 बिलियन की हुई है इस साल, जो कि पिछले यानी कि अगले 5 साल के अंदर अभी खर्च किए जाएंगे। लेकिन पिछली बार $2 बिलियन की ये हुई थी, अब इसको इंक्रीज करके $10 बिलियन का कर दिया गया है। लेकिन इसके अंदर हुआ क्या है? एनर्जी सेक्टर को लेकर पैक्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग ट्रेड इन इलेक्ट्रिसिटी, पावर ट्रांसमिशन इन लाइंस, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आप लोग के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ईरान इंडिया को भी सरपास कर सकता है ग्वादर पोर्ट पर। ठीक है, तो ये जो गैस पाइपलाइन है ये बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतने मिनरल्स और गैसेस नहीं पाई जाती हैं। इसीलिए वो इंपोर्ट करना चाहता है मिडिल ईस्ट की कंट्रीज से, और खास तौर पर ईरान। और देखिए जाहिर सी बात है कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, 57 है पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर, वो एक दूसरे को तो कॉर्पोरेट करेंगे ही। अगर हम लोग ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात करें तो इसको
पीस पाइपलाइन जो है वो भी कहा जाता है, या फिर आईपी गैस जो है वो भी कहते हैं। ये बेसिकली अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन 2775 किलोमीटर जो है ये बेसिकली अब तक बनकर तैयार हो चुकी है, और ईरान से पाकिस्तान के बीच में नेचुरल गैस जो है उसको डिलीवर किया जाएगा। ऑल्दो कंस्ट्रक्शन ऑफ द पाइपलाइन बिगेन इन 2011 के अंदर ये बनना शुरू हुआ था, लेकिन फिर भी अब तक ये नहीं बन पाया क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिड नॉट ऑफिशियली अप्रूव इट वर्क अंटिल 2024। 2024 तक ये हालात थे कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये अप्रूव नहीं किया था कि ये जो गैस पाइपलाइन है ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर वो ईरान के साथ में पैक्ट करता है इस पाइपलाइन को लेकर तो उसको नुकसान हो सकता है चाइना की तरफ से। लेकिन अब चाइना, ईरान और पाकिस्तान तीनों एक ही फ्रंट पर आकर खड़े हो चुके हैं, इसलिए ये लग रहा है कि अब ये गैस पाइपलाइन जो है वो पूरा कंप्लीट होगी। आप लोग देख सकते हैं कि नवाब शाह जो है यहां से ये शुरू होती है 2717 किलोमीटर की ग्वादर पोर्ट, जहां पर इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको सरपास करते हुए फिर ये पहुंचेगी अयालुआ। तो ये ईरान जो है, ईरान और पाकिस्तान के बीच में नेचुरल गैस के लिए लेकर जो है वो पाइपलाइन अभी बिछाई जा रही है। लेकिन ये ईरान के लिए कोई नई बात नहीं है, इससे पहले ईरान और इराक, सीरिया के बीच में पाइपलाइन ऑलरेडी डेवलप की जा चुकी है। बेसिकली इसमें रशिया जो है वो बैक हैंड से इनकी हेल्प कर रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ईरान से शुरू होकर ये पूरा का पूरा पहुंच रही है कहां पर, सीरिया के अंदर। ये रेड लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, ब्लू लाइन के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि कतर से लेकर और फिर टर्की तक। देखिए टर्की एक ऐसा देश है जो कि एशिया और यूरोप दोनों के अंदर काउंट होता है, तो टर्की तक जो है ये गैस पाइपलाइन जा रही है। तो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो हमेशा अपनी गैस या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स ऑफ पेट्रोलियम, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और खूब पैसा बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दुबई के हालात तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि दुबई किस तरीके से पानी में डूबा हुआ है। दुबई के अंदर आप लोग देखेंगे कि वहां पर तो पानी के नाले भी नहीं बनाए गए थे, क्योंकि उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि दुबई के अंदर इतनी बारिश हो सकती है। खैर छोड़िए, लेकिन ईरान और पाकिस्तान के बीच में अब पैक्ट जो है वो साइन होना शुरू हो चुके हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया है, इसको लेकर काफी ज्यादा पाकिस्तान परेशान होता है। अफगानिस्तान आप लोगों को पता है कि वैसे ही पाकिस्तान के बहुत अगेंस्ट जो है वो हो चुका है, कभी भी इसका साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर कभी भी रिश्ते जो है वो एक जैसे नहीं बने रहते हैं। फ्यूचर के अंदर कभी भी बदलाव जो है वो हो सकते हैं। तो ईरान जो है वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमेशा ईरान के साथ में आकर खड़े हों, क्योंकि अभी देखिए ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। सीरिया जो है वो ईरान के साथ में है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कुछ ऐसे ही चलती है कि एक तरफ हमेशा कैपिटलिस्ट कंट्री होते हैं और दूसरी तरफ हमेशा आप लोग देखिए कि जो मिडिल क्लास या फिर हम लोग देखते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो हमेशा साथ में निकल कर आते हैं, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं। लेकिन वाकई में बात यह है कि यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्या पाकिस्तान उसको मानेगा? देखिए यहां पर कहीं पर भी ये जाहिर नहीं हो रहा है कि यूएसए के द्वारा जो सैंक्शंस लगाए जाएंगे उसको पाकिस्तान मानेगा। लेकिन प्रतिबंध इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये वो कंपनियां थी जो बड़े स्तर पर तबाही मचाने वाले हथियारों की सप्लाई की जो है वो सप्लाई करती थी। देखिए अभी जो कंपनीज गैस पाइपलाइन के अंदर या फिर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इन्वॉल्व हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं वेपन जो है इसकी सप्लाई करती थी। तो यूएसए की डर है कि कहीं ना कहीं ये कंपनियां अब और जो है वेपन्स को सप्लाई कर सकती हैं, इससे ऐसे हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल सकता है। हमारे पास सबूत है, मतलब यूएसए ये कह रहा है कि हमारे पास में सबूत है कि चीन और बेलारूस की कंपनियां पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए जरूरी इक्विपमेंट और सामान जो है सप्लाई कर रही हैं। देखिए मिसाइल जो है वो दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। एक तो होती है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक कर्वेचर के अंदर हमेशा जो है टारगेट को हिट करती हैं, वो एटमॉस्फेयर के ऊपर निकलती हैं और उसके बाद में टारगेट को हिट करती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर कि कोई भी दुश्मन जो है उसका रडार इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है किसको, बैलिस्टिक मिसाइल को। इनकी रफ्तार भी कम होती है लेकिन एक्यूरेसी जो है वो भी कई हद तक जो है कम होती है। ये कभी भी जो दुश्मन होता है टारगेट उसका पीछा नहीं कर पाती हैं। जबकि क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो जो सरफेस है उसके पैरेलल हमेशा रन करती है, चलती है, मोशन करती हैं और रडार के द्वारा उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और टारगेट के पीछे पीछे जो है ये मोशन भी कर सकती हैं। इसलिए क्रूज मिसाइल जो है वो ज्यादा यूज की जाती है।
बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनकी टेक्नोलॉजी काफी आसान होती है, इसलिए ज्यादातर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं या फिर पाकिस्तान है, चाइना है, ये बैलिस्टिक मिसाइल को हमेशा रेफर करती हैं। ये जो है वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री, इनका कहना यह है कि यूएसए जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, पहले वो खुद की गिरेबान में जाकर देखे कि उसने जो है वो क्या टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की है, वो आज हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। तो यूएस के द्वारा और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इस मंथ जो है वो सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं पाकिस्तान के ऊपर और ईरान के ऊपर, और खास तौर पर जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया उसके बाद में सैंक्शंस जो है वो काफी बढ़ गए हैं। देखिए, यूएस चाहे कितनी भी सैंक्शंस क्यों ना लगा दे, लेकिन कहते हैं कि कोई भी कानून अगर बनता है तो उसको मानने वाले लोग भी तो होने चाहिए। इसलिए यूएसए जो बात कह रहा है, जो सैंक्शंस लगा रहा है, इसको मानने के लिए ईरान और पाकिस्तान कहीं पर भी जो है वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। मतलब यूएसए की कोई भी परवाह नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आगे आने वाले समय के अंदर यूएसए का जो वर्चस्व है वो पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए यूं ही बेहतरीन कंटेंट जो है वो हम लोग लाते रहेंगे। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।